एनरन कॉस्मेटिक लाए हैं आपके लिए 6 नए प्रकार के अरोमा। क्राइसलर, रिच इन फ्रेग्रेंस एंड क्लास इन द नेम। मिस्टीरियो, दिस फ्रेग्रेंस ब्रिंग्स पीपल क्लोज। फॉरेस्ट, द क्लासिक वाइल्ड ग्रीन फ्रेग्रेंस। मिडनाइट, वंस अपॉन अ मिडनाइट डियरी। उरुसा, one of the most loved fragrance. Bond Street, perfect fragrance to make a right impression at first sight. एनरन का इत्र आपको पूरे दिन खुशनुमा रखेगा। एक बार आप भी इसे जरूर इस्तेमाल करें। नमस्कार, मैं शामिल गन्नर और आप देख रहे हैं समय भारत 24x7। दिल्ली एनसीआर में कोहरे और शीतलहर का कहर, कई राज्यों में होगी बारिश। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड समेत समूचे उत्तर भारत में जनवरी की ठंड अपना रंग दिखा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी और घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक हरियाणा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास के हिस्सों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके चलते देश के उत्तर और मध्य भागों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा और ठंड बढ़ेगी। आईएमडी के अनुसार दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। देश में एक बार फिर से डरा रही कोरोना की रफ्तार। दिल्ली, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस। कोरोना महामारी की तीसरी लहर में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। नए साल के पहले दिन दैनिक संक्रमण दर जहां 2% थी, वहीं अब यह 15% के करीब पहुंच गई है। यानी 2 हफ्ते में इसमें 13% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दैनिक संक्रमण दर 30% के करीब पहुंच गई है। साप्ताहिक संक्रमण दर भी 2 अंकों में पहुंच गई है। प्रतिदिन सामने आ रहे नए मामलों की संख्या तो पिछले कुछ दिनों से तेज रफ्तार से बढ़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप सक्रिय मामले भी अपने 220 दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र में संक्रमण की रफ्तार डरा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के 43,211 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 19 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। महाराष्ट्र में शुक्रवार को ओमिक्रॉन के 248 मामले सामने आए हैं। राज्य में ओमिक्रॉन के कुल मामलों की संख्या 1,605 है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में 24,383 केस पाए गए हैं। लखनऊ में अखिलेश ने किया दलितों का अपमान। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं आएंगे चंद्रशेखर आजाद। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनको दलित वोट करें, लेकिन मेरा डर ये था कि अगर दलित उनको वोट कर देंगे तो कल जो उनके ऊपर एक आरोप पिछली सरकारों में भी रहा, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब को मैं नेता मानता हूं, उन्होंने भरोसा करके नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया। फिर क्या हुआ आपके सामने। इसी डर को समाज के अंदर डरता सारे बुद्धिजीवियों ने, हमने खुद में भी चर्चा की, सब लोगों ने कहा कि आप खुल के बात कीजिए कि कल ऐसा तो नहीं कि सरकार जाने के बाद, सरकार बनने के बाद जो है हम अपने विषय पे बात ही ना कर पाए, दलितों के साथ फिर वो शोषण हो, घर जलाए जाए, उनकी जमीन कब्जाए जाए, उनको पीटा जाए, उनको सताया जाए, महिलाओं के रेप हो, हाथरस जैसे कांड हो। और 2 दिन में निराशा हुई कि 1 महीना 10 दिन के बाद उन्होंने कल अपमानित किया। ये दुखद। अपमानित किया आपको? ये बहुजन समाज के लोगों का उन्होंने अपमान किया है। किसने सर? अखिलेश यादव ने। मुझे ये भरोसा था कि वो भी 85% बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सब लोग भाजपा को रोकने का प्रयास कर रहे थे। मैं समझता कि यहाँ पीठ के दर्द के बाद भी 2 दिन से हूँ कि किसी तरह से बात सकारात्मक हो जाए, लेकिन कल आने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं शाम तक बताता हूँ, उनका जवाब अभी तक नहीं। तो मैं समझता हूँ कि वो इस गठबंधन में दलित समाज के लोगों को नहीं चाहते, जबकि बड़े पैमाने पे हमारे साथी जो हैं, जो कार्यकर्ता जिनकी वजह से आज चंद्रशेखर यहाँ बैठे हैं, बीमार में आजाद समाज पार्टी के, उनकी ये मन था कि वो बीजेपी को रोकने के लिए इस गठबंधन का हिस्सा बने। मैंने कल ट्वीट भी किया था, आप सब लोगों ने अपने मीडिया के माध्यम से चलाया, तो मैंने कहा था कि आप अगुवा हैं, आपकी जिम्मेदारी है। दलित समाज, पसमानदा समाज, आपका दस्तकार समाज, पीड़ित समाज, वंचित समाज, पिछड़ा वर्ग के सारे नेता आपके साथ इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं कि आप सामाजिक न्याय करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी अखिलेश जी सामाजिक न्याय का मतलब नहीं समझ पाए।
सामाजिक न्याय कहने से नहीं होता है। हम काशीराम साहब को मानने वाले लोग, जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो 25-25.5% दलितों की हिस्सेदारी ये है कि वो उनको गठबंधन में नहीं रखना चाहते। मीडिया के लोगों से मुझे शिकायत है कि बिना मेरे किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट के, ना उनके कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट के, आप लोगों ने भी किससे कहीं से खबरें चला दी कि ये सीट मिल रही है, वो सीट मिल रही है। नहीं चंद्रशेखर जी, TV9 ने चलाया, हमने नहीं चलाया। और मैं उन साथियों से भी कह रहा हूँ कि कम से कम पत्रकारिता गरिमा तो बना कर TV9 ने चलाया। स्पष्ट कीजिए, गठबंधन हो रहा है नहीं हो रहा, काफी सारी बातें कहे, नाम लेकर स्टेटमेंट क्लियर कीजिए। और आगे की रणनीति आपकी क्या है? देखिए, मैं फिर मैं यही कह रहा हूँ ना कि 1 महीना 10 दिन से उन्होंने हमसे बात की, तय करके रखा और हमसे कहा कि आप परेशान मत हो। मैंने उनसे कहा कि आप बड़े भाई हैं, क्योंकि उनको चिंता हो या ना हो, वंचित वर्ग के लोगों की हमें चिंता है। मैं प्रमाणित भी करता हूं कि पिछले 5 साल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी एक दलित की हत्या पे, रेप पे, कितने बड़े बड़े मामले में नहीं गए उनके घर। फिर भी हमने सारी चीजों को दरकिनार करके स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले चंद्रशेखर उनके घर गए, 3-3 बार उनसे मुलाकात की, उनसे अपील की कि इसको बना लेते हैं। लेकिन वो शायद किसी मन से तय करके बैठे कि हमें दलितों की लीडरशिप नहीं खड़ी होने देनी। वरना मैं समझता हूं कि कल जब मैंने उनसे कह दिया था कि आप बड़े भाई आप तय कर लें, तो उनको मुझे बुलाना चाहिए। वो तो इसमें रोज दलित वंचित आपकी क्या मांगे थी उनसे जिनको उन्होंने नहीं माना? स्पेसिफिक अभी भी नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, चल रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस चैनलों पे, एक स्पेसिफिक लाइन क्लियर बिल्कुल की क्या हुआ है? हुआ ये है कि अखिलेश जी के ऊपर मैंने कल जिम्मेदारी छोड़ी थी वहां से आने के बाद कि आप तय कर लें कि आप हमें गठबंधन में चाहते हैं, क्योंकि बात सीटें और ये सब चीजें कई मायने रखती हैं। कल हम उनके लिए प्रयास करेंगे कि उनकी सरकार बन जाए, तो उनमें हमारे हितों की रक्षा होगी या नहीं होगी। कुछ मुद्दों पे वो, जैसे प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फाड़ा गया, उन्होंने मना कर दिया कि वो इस पे नहीं करेंगे। तो हम दलितों और पिछड़ों के लिए चाहते थे कि भाई प्रमोशन रिजर्वेशन के बिल पे स्थिति साफ करें, बैकलॉग पे। कहने से नहीं होगा, आपको देना पड़ेगा जवाब, आपको नोट बना के देना पड़ेगा। हमारा यह था कि आपको कहनी पड़ेगी मजबूती से बात कि हम करेंगे। और हमारे लोगों को ये लगता है कि जब आप वहां नहीं हैं तो उनके कहने से फर्क नहीं पड़ता, वो करेंगे नहीं। क्योंकि पिछले भी हम पे एक उदाहरण है, लंबे समय से कितने मामले हुए हैं और अखिलेश जी चुप्पे साबित करते हैं कि वो दलितों को, जैसे बीजेपी आज खेल कर रही है ना कि दलितों को खाना खा रही है, वो आज भी साबित कर रही है कि लोकतंत्र में जहां सबको बराबर की हिस्सेदारी, सम्मान है, अवसर है, वहां वो भी जिस तरह खेल कर रही है। मुख्यमंत्री कल दलितों के खाना खाने गए, तो बीजेपी जैसा ही जो है ना व्यवहार उनका कल देखने को मिला। चंद्रशेखर भाई, एक सवाल आपसे ये है चंद्रशेखर भाई, देखिए ये पहले तो ये क्लियर कर दें, एक छोटा सवाल ले बस 2 दिन से आप इंतजार कर रहे हैं ना। मैं भी 2 दिन से, मुझे 9 साल हो गए इस लड़ाई को लड़ते हुए। 9 साल से मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूं और कभी भी दलित, पिछड़ों पे, आदिवासियों पे, पसमानदा पे कभी उनके हितों की रक्षा की बात होती है, चाहे सीएम पे एनआरसी का मामला हो। मैं पहला शख्स था जो जेल गया। नेता डर रहे थे कि मुसलमानों की लड़ाई लड़ेंगे तो वो यहाँ जो है दिक्कत आ जाएगी। मेरी चीजें ये है ना, जो आपने पिछले घोषणा पत्र के थे आपने तो उनको तो पूरा नहीं किया, इसलिए मैं उनसे चाहता था कि वो स्टेट अपना जो है ना वो फाइनलाइज करें, मजबूती से रखें, लेकिन वो नहीं चाहते हैं हमारे मुद्दों बात करने। तो कहने से नहीं चलेगा, तो हमने तय किया है कि अभी हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं जा रहे। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दलित के घर किया भोजन। बिहार के पूर्व सीएम बोले, कब तक निवाला छीनोगे? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने एक दिन पहले सम्राट अशोक प्रकरण में एंट्री मारी। बताया कि वे किस जाति के थे। सम्राट अशोक को पिछड़ा बताकर उन्होंने कहा कि उनके अपमान के विरोध में उनकी पार्टी दिल्ली में जंतर मंतर पर 17 जनवरी को आंदोलन करेगी। अब शुक्रवार को उन्होंने राजनीतिक दलों पर निशाना साधा है। कहा कि चुनाव आया तो ये लोग दलित आदिवासी के घर भोजन करने जाएंगे, आखिर कब तक ये हमारे लोगों का निवाला छीनेंगे। ट्वीट करते हुए जीतन राम मांझी ने लिखा है कि चुनाव आया तो कई दलों के नेता दलित आदिवासी परिवारों के घरों में भोजन करने जाएंगे, उनके विकास का हिस्सा खाने वालों, आखिर कब तक हमारे लोगों का निवाला छीनोगे। भले ही मांझी ने ट्वीट में किसी दल या नेता का नाम नहीं लिया हो, लेकिन उनका इशारा राजनीति के जानकार समझ रहे हैं। बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को एक दलित के घर भोजन किया। भले ही जीतन राम मांझी ने नहीं नाम लिया हो, लेकिन उनका इशारा तो स्पष्ट ही है।
मालूम हो कि मांझी ने बिहार में होने वाले विधान परिषद चुनाव में 2 सीटों पर दावेदारी जताई है। अब तक भाजपा और जदयू के बीच सीटों का तालमेल भी नहीं हुआ है। इस बीच मांझी की पार्टी ने हर हाल में 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। यूपी विधानसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी उतरेगी। भाजपा का प्रियंका गांधी पर मतलब की राजनीति करने का आरोप, कहा राजस्थान में लड़की हो तो लड़ना मना है। भाजपा ने राजस्थान में मानसिक रूप से विक्षिप्त नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के संदिग्ध मामले को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधा। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया है कि प्रियंका चुनिंदा राजनीति में लिप्त है और अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का इस्तेमाल करती हैं। वह उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसे नारे देती हैं। वहीं राजस्थान जैसे कांग्रेस शासित राज्य में महिलाओं के लिए उनका सुझाव है लड़की हो तो लड़ना मना है। उन्होंने कहा कि दोनों भाई बहनों में से कोई भी पीड़िता के परिवार से नहीं मिला और न ही पीड़िता से मिला जो अस्पताल में जीवन के लिए संघर्ष कर रही हैं। वे ऐसा गैर कांग्रेस शासित राज्यों में करते हैं। पात्रा ने पूछा, उन्होंने वहां पीड़ितों के परिवार के साथ अपने तस्वीरें पोस्ट की, लेकिन क्या वे राजस्थान जाकर लड़की से मिली? उन्होंने आरोप लगाया कि वाड्रा राजस्थान के रणथंभौर में अपना जन्मदिन मना रहे थे और भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल इस मुद्दे पर उनसे मिलना चाहता था, लेकिन इनकार कर दिया गया। बता दें कि अलवर में एक 15-16 साल की दिव्यांग लड़की के साथ दुष्कर्म होता है। एक गाड़ी खून से लथपथ उस लड़की को सड़क पर छोड़कर जाती है। आज वो बेटी आईसीयू में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। इस जघन्य रेप कांड से आपने अवगत कराया है। दिल दहल जाता है यह सोचकर भी कि एक 15-16 साल की नाबालिग लड़की के साथ, वह भी एक दिव्यांग लड़की के साथ, जो मूक हो, जो बधिर है, जो समाज की ताना सुन नहीं सकती और जो बोल नहीं सकती, अपनी व्यथा को व्यक्त नहीं कर सकती, अपने दर्द को, उस लड़की के साथ, उस छोटी सी नन्ही परी के साथ जिस प्रकार का बर्ताव राजस्थान के अलवर में हुआ है। मंगलवार की रात को एक गाड़ी से कुछ लोग आते हैं एंड दे लीव अ ब्लीडिंग दिव्यांग ऑन द स्ट्रीट। सड़क पर खून से लथपथ एक लड़की को छोड़ के जाते हैं और जब गौर से देखा जाता है तो मालूम पड़ता है कि ये जो लड़की है, जो पीड़िता है, उसके प्राइवेट पार्ट्स में बहुत गहरी चोट है, जख्म है और वो खून से लथपथ थी। आनंद पानन में उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है और आज राजस्थान की वो निर्भया, राजस्थान की वो नन्ही सी बेटी आईसीयू में अपने जीवन से लड़ रही है। वहां वो लड़ रही है। जान के आश्चर्य होता है, जान के दुख होता है, किन हाथों के लोग में कांग्रेस की राजनीति है। आप जानते हैं, जब अलवर में इस प्रकार की विभत्स घटना घट रही थी, तब प्रियंका वाड्रा, जो अपने आप को चैंपियन ऑफ महिला कहती है, प्रियंका वाड्रा वहीं मौजूद थी। प्रियंका जी का जन्मदिन था। वो अपने पति श्री वाड्रा जी के साथ रणथंभौर की जंगलों में मौजूद थी। वो वहां अपने जन्मदिन मनाने के लिए प्रस्तुत थी, रणथंभौर में थी। भारतीय जनता पार्टी की एक टीम, जिसमें हमारे कुछ सांसद, वरिष्ठ कार्यकर्ता, जब उन्होंने अलवर के इस घटना के विषय में सुना, देखा, जाना, तो तुरंत वो प्रियंका जी से बात करने के लिए रवाना हुए। अलका गुजर जी भी उसमें थी। मगर दुखद है, प्रियंका जी से मिलने नहीं दिया गया, क्योंकि वो अपना जन्मदिन मना रही थी और हमारे इस टीम को वापस कर दिया गया। ये टीम सिर्फ इतना बात करने गई थी कि प्रियंका जी, आप अपने मुख्यमंत्री से रिपोर्ट मांगिए। प्रियंका जी, ये राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार है, महिलाओं के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार आखिर दिनों दिन क्यों बढ़ता जा रहा है? ये जो बेटी है, जो निर्भया है राजस्थान की, उसको किस प्रकार से हम अस्पताल में अच्छे से अच्छा चिकित्सा दिलवा सके, सुविधा मुहैया करा सके, केवल इसलिए ये टीम गई थी। किंतु प्रियंका वाड्रा व्यस्त थी। शी वॉज बिजी सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे। और प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस पार्टी ने साफ इनकार कर दिया कि बिकॉज शी इज बिजी विथ हर बर्थडे, वो अपने जन्मदिन में व्यस्त है, वो किसी से मिल नहीं सकती है। आज सवाल उठता है, प्रियंका जी, क्या आप राजस्थान की बेटी निर्भया से मिलने गई? आप तो पूरे देश में जहां भी अन्याय और अत्याचार होता है,
आप और राहुल गांधी तो हर जगह मिलने जाते हैं लोगों से, आप गले लगाकर तस्वीर भी वायरल करते हैं। करना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। पीड़िता के साथ खड़ा होना, उसके लिए न्याय का गुहार करना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसीलिए तो लोग राजनीति में होते हैं। किंतु चयनात्मक राजनीति करना, दूसरे राज्यों में जहां आपकी सरकार नहीं है वहां जाकर के आप पीड़िता के फोटो को गलत तरीके से वायरल करना, राहुल गांधी जी ने दिल्ली में किया था, बाद में कोर्ट ने भी फटकार लगाया। किंतु अपने राज्य में जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है और आप अपना जन्मदिन मना रहे हो और तनिक दूरी पर एक महिला के साथ जघन्य विभत्स रेप होता है, एक छोटी बालिका के साथ रेप होता है, वो आईसीयू में भर्ती है, आप एक दिन भी आईसीयू में जाकर उसे देखने की चेष्टा तक नहीं करते। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले सपा को लगा बड़ा झटका, इस बड़े ओबीसी नेता ने छोड़ी पार्टी। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का दल बदल अभियान जारी है। बीजेपी के बाद अब समाजवादी पार्टी में इस्तीफे शुरू हो गए हैं। सपा एमएलसी घनश्याम सिंह लोधी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। घनश्याम सिंह लोधी ने पार्टी पर दलित और पिछड़ों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। हालांकि वो किस पार्टी में जा रहे हैं, उन्होंने इस बारे में अभी तक कोई चर्चा नहीं की। सपा एमएलसी घनश्याम सिंह लोधी ने अपना इस्तीफा देते हुए लेटर में लिखा कि समाजवादी पार्टी की पिछड़ा और दलित समाज की उपेक्षा के कारण वो सपा से इस्तीफा दे रहे हैं। सपा में पिछड़ों और दलित समाज को उचित सम्मान न मिलने से वे दुखी हैं। हालांकि उन्होंने अपना अगला कदम नहीं बताया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का बड़ा आरोप लगाया। और ये जो हमने बच्चे इनको दिए मेंटर्स को, जो मेंटर्स युवा 44,000 सेवा करने के लिए आगे आए, हमने ऐसे ही नहीं बच्चे उठा के दे दिए उनको। हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में 5.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं। हमने सारे बच्चों से पूछा कि आपको मेंटर्स चाहिए क्या, और जिसको मेंटर चाहिए वो अपने पेरेंट की कंसेंट ला के दे। तो 2,20,000 बच्चों ने अपने पेरेंट्स से पूछ के घर में बात करके कहा कि हाँ हमें मेंटरिंग चाहिए। इन 2,20,000 में से अभी 1,76,000 बच्चों को ही मेंटर्स दे पाए हैं हम। लेकिन ये सफल चल रहा है प्रोग्राम और बहुत अच्छा चल रहा है। इन 2.25 लाख बच्चों को शानदार करियर में मदद मिल रही है, अपने सपनों को पूरा करने में मदद मिल रही है। इसी से भारतीय जनता पार्टी घबराती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात से घबराती है कि अगर इस देश के आगे आने वाली पीढ़ी के बच्चे पढ़ लिख गए तो उनको हम अपने कुकर्मों के अंधेरे में कैसे लगाएंगे, उनको भटका के कैसे रखेंगे, उनको अपने उलझुल वाहियात तथ्यों से जाति धर्म के झगड़ों में कैसे उलझा के रखेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है। उसको यह भी डर लग रहा है कि अगर इस देश का पढ़ा लिखा युवा अगली पीढ़ी को मेंटरिंग करने में लग गया, उसके पढ़ाने लिखाने में लग गया, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। वो फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भेजे गए मैसेजेस के आधार पर जाति धर्म की लड़ाइयां कैसे लड़ेगा, इनके वाहियात कुतर्कों के आधार पर उल्टी सीधी हरकतें, उल्टी सीधी बयानबाजी कैसे करेगा, फेसबुक यूट्यूब पे इनकी प्रोपेगेंडा को आगे कैसे बढ़ाएगा। इनको प्रॉब्लम है इसमें। इनको लगता है कि युवा पढ़ लिख के केवल और केवल इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को पढ़े और उसके बाद कुछ कुछ लिखता रहे, कुछ कुछ बकवास करता रहे। लेकिन अगर वो गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ाने पे लगता है तो ये उसको किसी ना किसी बहाने से बंद करवाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इन्होंने क्या तर्क लिए हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इस पूरे प्रोग्राम की सफलता से उलझ के घबरा के भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची और बीजेपी के ही एक कार्यकर्ता से नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन में एक कंप्लेंट डलवाई। उन्होंने हमसे जवाब मांगा, आप क्या क्या सावधानी बरत रहे हो बच्चों की सुरक्षा को। हमने सारा जवाब दिया, लेकिन सारे जवाब के बाद एनसीपीसीआर लिखता है, भारतीय जनता पार्टी एनसीपीसीआर से लिखवाती है कि आपने जो जवाब दिया है उसमें जो बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराई है। मतलब सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ रहे हैं, जो ये कहते हैं कि हमारे घर में कोई हमें गाइड करने वाला नहीं है, मेंटीज हैं वो, ये लिख रहे हैं नो पुलिस वेरिफिकेशन इज बीइंग डन ऑफ मेंटीज। अरे यार, जिन बच्चों को हमने सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई है, उनको अगर मेंटर देंगे तो पहले बच्चों की पुलिस वेरिफिकेशन करवाएंगे। फिर लिख रहे हैं कि जो मेंटर्स आप लगा रहे हो, क्योंकि वो फोन कॉल कर रहे हैं, तो फोन कॉल पर प्रोबेबल चाइल्ड ट्रैफिकिंग थ्रू फोन कॉल हो सकती है।
ये कह रहे हैं कि इज देयर एनी मैकेनिज्म टू प्रिवेंट ओरिजिन ऑफ साइबर क्राइम एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग। इसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग और साइबर क्राइम हो सकती है। मतलब अगर पढ़ा लिखा युवा आईआईटी का लड़का ये सोचे कि मैं सरकारी स्कूल में किसी बच्चे को सरकार के आह्वान पे पढ़ने में गाइड कर सकता हूं कि वो आईआईटी में कैसे जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी कहती है इसमें तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो सकती है, इसमें तो साइबर क्राइम हो जाएगा। आईएम का लड़का, आईएम की लड़की अगर किसी लड़की को हैंड होल्ड करके उसको मदद करे फोन पे, तो ये कहते हैं साइबर क्राइम हो जाएगा उसमें। ये कहते हैं कि ये तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो जाएगी इसमें। इसलिए इमीडिएटली सस्पेंड द कंसर्न स्कीम इनिशिएटिव। बहुत ही फोकी पने के कि बच्चों की पुलिस वेरिफिकेशन कराओ, जिनको आप मेंटरिंग करा रहे हो, जिन बच्चों की सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले, और जो मेंटर्स फोन पे गाइड कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, हम पहले से ही इसको बहुत एहतियात बरत के साइकोमेट्रिक टेस्ट लेके किसी मेंटर को आगे आने देते हैं। और 750 से ज्यादा मेंटर्स को हमने रोका है कि भाई आप साइकोमेट्रिक टेस्ट में पास नहीं हुए, हम आपको बच्चे फोन पे भी बात करने के लिए, गाइड करने के लिए अलॉट नहीं कर सकते। उसके बावजूद तो बीजेपी को मैं कहना चाहता हूं कि आपसे खुद तो कुछ होता नहीं है देश की एजुकेशन में। इतने सारे राज्यों में मौका दिया देश की जनता ने, केंद्र में मौका दिया, और अब एक सरकार अगर करना चाह रही है, कर रही है और सफलतापूर्वक कर रही है, तो आप इस तरह की साजिश क्यों करते हो? पढ़ाई के साथ हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की पैदाइशी दुश्मनी है। भारतीय जनता पार्टी की पढ़ाई के साथ, शिक्षा के साथ जन्मजात दुश्मनी है। पर दूसरी पार्टियां तो कर रही हैं। जो पार्टी कर रही है उसको तो करने दो। जो सरकार अरविंद केजरीवाल जी की कर रही है उसको तो करने दो। उसमें क्यों टांग अड़ा रहे हो? आपसे नहीं होता, ठीक है, आपको नहीं आता, हम जानते नहीं आता, आप नहीं कर सकते, ये सबको पता है। लेकिन जो कर सकते हैं, जो कर रहे हैं, जो करके दिखा रहे हैं, उनको तो करने दो। भला देश का पढ़ा लिखा युवा, आईआईटी से पास आउट बच्चा अगर ये सोचता है कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की मेंटरिंग कर दूं, तो आप उसके ऊपर ये तहमत क्यों लगा रहे हो कि नहीं नहीं, अगर आप इसी की मदद करोगे तो साइबर क्राइम हो जाएगा, तुम तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हो जाओगे। अब ये देश युवाओं का देश कहते हैं। अगर युवाओं का देश अगली पीढ़ी को पढ़ाने के लिए आगे आ रहा है, तो आप कह रहे हो नहीं नहीं, आप तो साइबर क्राइम के लिए आगे आ रहे हो, आप तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए आगे आ रहे हो। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को इस समय। रेल बोर्ड का बड़ा फैसला, ट्रेन में गार्ड अब कहलाएंगे मैनेजर। जानिए काम पर क्या पड़ेगा असर। ट्रेन के गार्ड अब ट्रेन मैनेजर कहलाएंगे। हालांकि उनका काम और वेतनमान पहले जैसा ही रहेगा। अधिकारियों ने कहा कि रेल कर्मचारी संघों की लंबे समय से मांग थी कि ट्रेन की सुरक्षित परिचालन के प्रभारी गार्ड के पदनाम में बदलाव किया जाए। रेलवे बोर्ड ने एक आदेश में गार्ड को ट्रेन मैनेजर के तौर पर नया नाम देने के आदेश जारी किए हैं। असिस्टेंट गार्ड को असिस्टेंट पैसेंजर ट्रेन मैनेजर और सीनियर पैसेंजर गार्ड को सीनियर पैसेंजर ट्रेन मैनेजर नाम दिया गया है। दूसरी तरफ इंडियन रेलवे की एक अन्य कंपनी रेलटेल 102 स्थानों विशेषकर टियर 2 और टियर 3 शहरों में रेलवे परिसर में एज डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए भागीदारों की तलाश कर रही है। यह कंपनियां संभावित बिजनेस एसोसिएट्स और पार्टनर भारत में पंजीकृत कंपनी होनी चाहिए। इस गतिविधि में लगभग 500 करोड़ से अधिक रुपए के निवेश के अवसर होंगे। हर एक स्थान पर डेटा सेंटर की प्रारंभिक क्षमता लगभग 20 रैक प्रत्येक 5 किलोवाट से 10 किलोवाट की हो सकती है। हालांकि अलग अलग स्थानों पर बिजली और अन्य कारकों की जरूरत और उपलब्धता के अनुसार परिवर्तनीय रैक और बिजली घनत्व वाले एज डेटा सेंटर का पता लगाया जा सकता है। रेलटेल के पास लगभग 9,300 से अधिक पॉइंट ऑफ प्रेजेंस और रेलवे ट्रैक के साथ और भारतीय रेलवे के परिसर में व्यापक ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी है, जो इस तरह के एज डेटा सेंटर की स्थापना के लिए बुनियादी ढांचे को आसानी से उपलब्ध कराती है। रेलटेल के पास चयनित व्यावसायिक सहयोगी को दूर संचार व इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने की जिम्मेदारी होगी। रेलटेल के CMD पुनीत चावला ने कहा, ऐसे स्थानीय डेटा केंद्रों की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल कौशल, वित्तीय समावेशन, डिजिटल साक्षरता आदि से सेवा प्रदान की जा सकती है। जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना मामलों को देख गैर जरूरी आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का दिया आदेश। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह से सचेत हो गई है। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश सरकार ने पूरे जम्मू कश्मीर में सप्ताहांत के दौरान गैर जरूरी आवाजाही पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर में गत शुक्रवार को मात्र जम्मू जिले में कोरोना संक्रमण के 588 नए मामले दर्ज किए गए थे। शुक्रवार को जिले में कोरोना के 109 मरीज ठीक भी हुए हैं और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है।
वीरवार को जिले में 434 नए मामले सामने आए थे। जिले में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने कोविड-19 जांच में भी तेजी लगाई है और शुक्रवार को जिले में 5000 लोगों की कोविड-19 जांच की है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन को सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है और लोग आसानी से वैक्सीन लगवा सके, इसके लिए जिला प्रशासन ने अतिरिक्त 19 वैक्सीनेशन केंद्र स्थापित किए हैं, जहां कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों वैक्सीन उपलब्ध करवाई गई है। जम्मू जिले में शुक्रवार तक 24 लाख टीके लगाए गए थे। जम्मू कश्मीर में 25% कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि हो गई है। इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार कोई भी जोखिम लेने की तैयारी में नहीं है। प्रदेश में अस्पतालों में पहले से ही रूटीन सर्जरी को फिलहाल टाल दिया गया है। प्रदेश में मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आदेश जारी करते हुए कहा कि रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना कर्फ्यू पूरी तरह से लागू रहेगा। अखिलेश यादव ने भाजपा को महंगाई और किसानों के मुद्दे को लेकर लिया आड़े हाथ। साथ ही भाजपा छोड़ सपा में शामिल हुए सांसदों पर शुरू हुई कार्रवाई को लेकर भी साधा निशाना। बड़ी संख्या में लोग आ रहे होंगे। हमारे मुख्यमंत्री पहले ही गोरखपुर चले गए, हालांकि उनकी किसी ने टिकट बुक कर रखी है। वो 11 तारीख की टिकट थी, लेकिन आप लोगों के आ जाने से आज ही वो गोरखपुर चले गए और जरूरी है इन्हें वापस भेजना। इसलिए जरूरी है इन्हें वापस भेजना कि अगर पीछे मुड़ के देखें हम तो उत्तर प्रदेश को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ठोस उपलब्धि नहीं है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया था कि सरकार आ जाएगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। यहां जितने लोग बैठे हैं सब किसान और किसानी से जुड़े लोग हैं। बताओ आज की महंगाई में कहां किसानों की आय दोगुनी हो गई? और कोई फसल, किसी पैदावार को सरकार ने खरीदा नहीं। जिस समय किसान को खाद की जरूरत थी, ये खाद नहीं दे पाई सरकार। और हमारे किसान को अगर खाद मिल भी गई तो उन्होंने जब बोरी देखा होगा तो 5 किलो की चोरी हो गई उसमें से। ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जिन्होंने डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया। आज पेट्रोल 100 से पार है और जिस कंपनी का पेट्रोल डीजल है, इनके गलत फैसलों की वजह से 600% मुनाफा कमा रहे हैं। पिछले अगर महीनों का आकलन करें तो 600% मुनाफा कमा रहे हैं और ये गरीबों की जेब को काट करके अमीरों की तिजोरी भरने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जहां कई मौके हम लोगों ने देखे हैं, बहुत सी बातें अभी कही जा चुकी हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो गिनती हम लोगों ने बताई थी, मंच पे बैठे हुए लोग और यहां पर आए हुए सभी हमारे साथी और जो लोग समाजवादी रास्ते पर हैं और अंबेडकरवादी लोग हैं, ये दोनों लोग मिलकर के हो सकता है आक्रोश का साथ ले लेंगे तो हो सकता है 400 सीटें भी ये गठबंधन जीत जाए। क्योंकि जनता बैठी है बदलाव के लिए, बैठी है जनता बदलाव के लिए बैठी है। जनता परिवर्तन चाहती है। यही नौजवान यहां पर आए अपने हक और सम्मान मांगने। एक नौजवान को लाठी मारी गई, अपमानित हुए और न जाने कितने लोगों को मुकदमे से डराया गया। ये भारतीय जनता पार्टी जो ठोको राज चला रही, जो मुकदमों से डरा रही है, जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ आए, पता नहीं किस जमाने का वारंट इशू कर दिया, किस जमाने का वारंट इशू। और दूसरे हमारे गठबंधन के अपना दल के, उनका जब से साथ मिला है, लगातार उनकी जांच हो रही है, लगातार उन्हें परेशान किया जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है। और कौन भूल जाएगा डिजिटल इंडिया की गड़बड़ी। छापा मारना था किसी और के यहां
छापा मार लिया अपने यहाँ। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इस समय भारत 24/7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। छोटा ही सही लेकिन खूबसूरत हो आपका आशियाना, तो नई टेक्निक्स और डिजाइन्स का इस्तेमाल करके आप अपने घर को बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बनवा सकते हैं। नए इंटीरियर डिजाइन्स, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन और एडोरेबल फर्निशिंग स्टाइल से आपके घर का लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी देगा आपको सपने जैसे घर का लुक। आप नहीं होना चाहते हैं अपने घर से बोर, तो कांटेक्ट कीजिए 9315138474 पर या फिर 9717378629 पर। वेबसाइट है www.citywide.co.in।